हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्यापन में स्वागत है। हम बात कर रहे थे आधुनिक इतिहास पे और आज का टॉपिक है हमारा चंपारण सत्याग्रह, यानी गांधी जी के द्वारा भारत में शुरू किया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। तो पिछले क्लास में हमने बात किया था गांधी जी के बारे में। उससे पहले बात किया था हमने बंगाल विभाजन के बारे में। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। अब हम आज बात करने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह क्या था, तिनकटिया पद्धति क्या थी, गांधी जी बिहार तक गांधी जी को कौन लेकर आता है, और लखनऊ अधिवेशन जो कांग्रेस का इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे, और एक कमेटी का गठन किया जाएगा उसके बारे में भी बात करेंगे। और चंपारण सत्याग्रह आखिर आखिर क्या कारण था कि अंग्रेज गांधी जी के सामने घुटने टेक दिए थे? क्या गांधी जी अंग्रेजों को घुटने टेकने में मजबूर कर दिए थे, या अंग्रेज मजबूर थे घुटने टेकने के लिए? तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे यहाँ पे। अब चलते हैं, बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, गांधी जी कुछ लोगों के साथ खड़े हैं, और यहाँ पे एक अधिकारी भी है जिसे दरोगा कहा जाता था, और उस समय दरोगा का पोस्ट बहुत बड़ा पोस्ट हुआ करता था। गांधी जी चंपारण में गए हैं मुआयना करने के लिए। यहीं पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा, चंपारण एग्रीगेन कमेटी का, और इसका सदस्य बनाया जाएगा गांधी जी को। ठीक है, तो चलते हैं चंपारण के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि यह है हमारा प्यारा बिहार, और चंपारण हमारा किस क्षेत्र में था? तो चंपारण हमारा ये क्षेत्र है जिसे तिरहुत प्रमंडल के नाम से जानते हैं। तिरहुत प्रमंडल में कुल 6 जिले शामिल है ना, आपको तो पता होगा। तो चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती, आखिर क्या कारण था कि अंग्रेज प्रचुर मात्रा में नील की खेती करवाना चाह रहे थे उत्तर बिहार के क्षेत्र में, और नील इतना डिमांड में क्यों था? तो सबसे पहले इसको हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला, नील की खेती क्या थी, दूसरा, चंपारण आंदोलन क्या था, और तीसरा, इसका परिणाम क्या हुआ। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं नील की खेती के बारे में। नील की खेती आखिर ये इतना जरूरी क्यों हो गया था? तो नील की खेती इतना जरूरी इसलिए हो गया था क्योंकि यूरोप में इसकी मांग बढ़ते जा रही थी। और यूरोप में मांग बढ़ने के कारण काफी दबाव डाला जा रहा था बिहार के क्षेत्र के किसानों को कि आप नील की खेती करिए। और इसी नील की खेती को 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। 3 कठिया, अब ये है क्या? तो थोड़ा सा समझना ये क्या है। बात कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर नील की खेती 2 प्रकार से की जाती थी। ये बात अच्छे से याद रखिएगा। एक को कहते थे जिरात, और एक को कहते थे आसामी बार। ठीक है, अब जिरात के तहत क्या होता था और आसामी बार के तहत क्या होता था, तो समझना थोड़ा सा। यहाँ पर जिरात जो था वो खुद, इसमें अंग्रेज खुद होते थे और किसानों को खेती करवाते थे, और उसके बदले में किसानों को मुआवजा दिया करते थे जो काफी कम होता था। तो यहाँ अंग्रेज स्वयं खेती करवाते थे किसानों से। और यहाँ क्या था, यहाँ जमींदार थे, और जमींदार क्या करते थे, किसानों को उसी के खेत पर खेती करवाते थे, और काफी कम पैसे में उसके नील को खरीदते थे, और भारी मुनाफे के साथ वो बेचते थे। और इसी असामी बार के तहत ये पद्धति आया था जिसे कहते थे 3 कटिया पद्धति, यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा में अनिवार्य रूप से खेती करना था ही था। अब एक क्वेश्चन आता है कि 3 कठिया पद्धति के तहत कितनी प्रतिशत भूमि पर खेती करना अनिवार्य था? तो देखना, अगर हम 3/20 का परसेंट निकालें तो निकाल के कितना आएगा, तो 15% आएगा। तो अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 कठिया पद्धति के तहत कितने प्रतिशत खेतों पर नील की खेती करनी पड़ती थी, तो होगा 15%। अब ये नील की खेती का यूरोप में काफी मांग चल रहा था। भारतीयों से ये नील खरीदा जाता था, और लगभग 234 रुपया प्रति मन के हिसाब से इसे बेच दिया जाता था यूरोप में। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि जर्मनी ने ना क्या किया था, खुद से आर्टिफिशियल नील बनाना शुरू कर दिया था और रंग बनाना शुरू कर दिया था। और इस कारण से क्या हुआ, नील का मांग कम गया, और इसका कीमत घटकर हो गया 100 रुपया प्रति मन। लेकिन काफी समय पहले, यानी लगभग 1914 के समय होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार, और चलता है ये 1918 तक। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण जो जर्मनी था
वो अगेंस्ट था इंग्लैंड के, आपको पता होगा। तो नील की भारी मांग हो गई क्योंकि जर्मनी से रंग आना बंद हो गया और इतनी ज़्यादा डिमांड इसका हो गया कि इसकी कीमत हो गई 675 रुपया प्रति मन। और अब अंग्रेजों को हो गया लालच और भारी मात्रा में वो कमाना चाहते थे मुनाफा। और मुनाफा कमाने के चक्कर में अंग्रेजों ने जमींदारों पे दबाव डालना शुरू कर दिया और जमींदार किसानों पर जब दबाव डालना शुरू कर दिया। और जो किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे उस पर भारी टैक्स लगा दिया जाता था और उसके खेतों को हड़प लिया जाता था। तो किसान मजबूर होकर नील की खेती करते थे। अब इसी किसान में एक व्यक्ति का नाम आएगा जिसका नाम होगा राजकुमार शुक्ल। यही होंगे चंपारण के और नाम क्या होगा? राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल क्या करेंगे? ये भी बड़े परेशान रहते हैं नील की खेती को लेकर। तो आगे हम बातें करते हैं और इसे कंटिन्यू करते हैं। तो पहला फेज में हम लोगों ने ये देखा कि किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही है। किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते? आखिर कारण क्या है? तो कारण ये था कि नील की खेती करने से जो भूमि होती थी वो बंजर हो जाती थी। नील की जड़ें काफ़ी लंबी लंबी होती थी और इससे भूमि को नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता था और किसानों को कोई फ़ायदा भी नहीं होता था। इसलिए किसान नील की खेती बिल्कुल करना नहीं चाहते थे। और इसी के चंपारण के क्षेत्र में भीतर रहबा, इनके गांव का नाम था भीतर हरवा। गांव के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल और ये पश्चिम चंपारण के ही थे। राजकुमार शुक्ल भी इससे प्रताड़ित हुए थे। तो होता कुछ ऐसा है, ये चीजें हो सके तो नोट कर लेना। आगे चलते हैं। होता कुछ ऐसा है कि ये जो क्षेत्र था ना पश्चिम चंपारण, जहाँ प्रचुर मात्रा में किसानों से नील की खेती करवाई जाती थी, रगड़ रगड़ के नील की खेती करते थे किसान और बदले में कुछ नहीं मिलता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, आप मोहनजोदाड़ो मूवी देखे होंगे जहाँ पर ऋतिक रोशन नील बेचने के लिए जाता है। तो किसान प्रताड़ित होते रहे थे और वर्तमान में प्रताड़ित होते रहे हैं। किसान मांग कर रहे थे ना एमएसपी का, है ना, लेकिन सरकार नहीं मानी। लंबे समय तक धरना देने के बाद भी, कई किसानों की मृत्यु होने के बाद भी किसान ये जो हमारे भारत सरकार थे वो नहीं माना, है ना। और अपना अलग ही राग आलाप रही है भारत सरकार। तो देखना होता क्या है कि जो हमारे एक व्यक्ति होते हैं जिसका नाम होता है एसी अम्मन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। एसी अम्मन कौन था? तो ये बेलवा कोठी का जमींदार था। बेलवा कोठी का जमींदार, और ये चंपारण का ही था। और कहा जाता है कि जमींदारों में सबसे क्रूर जमींदार यही था। इससे पूरे के पूरे चंपारण के लोग, मोतिहारी के लोग और तिरहुत प्रमंडल के सारे लोग ये डरते थे इससे। कहा जाता है कि जब ये हंटर लेकर निकलता था ना तो अच्छे अच्छे लोग साइड हो जाते थे, मतलब घरों में छुप जाते थे। जैसे गब्बर निकलता था ना हंटर लेकर, वैसे इसका हाल था। और इससे प्रताड़ित हुए थे कौन? तो इसके चंगुल में फंसे थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल साहब। तो राजकुमार शुक्ल साहब क्या करते हैं? पुलिस की सहायता लेने के लिए जाते हैं। पुलिस उल्टा ही इन्हीं पे केस ठोक देता है और इनको जेल में डाल देता है। जब राजकुमार शुक्ल जेल से छूटते हैं तो अब सोचते हैं किससे मदद लिया जाए। तो राजकुमार शुक्ल बिहार से निकलते हैं और जाते हैं कानपुर के क्षेत्र में। और कानपुर में जाके ये मिलते हैं किससे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। अच्छे से ये बात याद रखिएगा, ये मिलते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी से। और ये गणेश शंकर विद्यार्थी है कौन? ये एक ही नाम है। तो ये जो है प्रताप के संपादक है। प्रताप एक समाचार पत्र निकाला जाता था, उन्हीं के संपादक का नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी। और ये इनसे जाके मिलते हैं और अपना कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनने के बाद ये साहब क्या करते हैं? 1915 में एक लेख लिखते हैं और लेख का नाम होता है चंपारण में अंधेरा। चंपारण में अंधेरा। और इससे अंग्रेज काफी नाराज हो जाते हैं और साथ ही साथ विद्यार्थी साहब राजकुमार शुक्ल को कहते हैं कि आप लखनऊ अधिवेशन होने वाला है अगले साल दिसंबर के महीने में, और आप वहाँ पे जाइए और गांधी जी से मिलिए। गांधी जी अगर आपका साथ दिए तो आपकी समस्याएं का समाधान हो सकता है।
राजकुमार शुक्ल आओ देखे न ताओ, सीधे पहुंच गए लखनऊ अधिवेशन। तो अभी तक एक बात समझना कि राजकुमार शुक्ल बिहार के चंपारण से है, और एक व्यक्ति था एसी अम्मन जमींदार, जो काफी परेशान करता था लोगों से। इससे राजकुमार शुक्ल भी परेशान थे। राजकुमार शुक्ल गए थे कानपुर के संपादक, कानपुर में प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी के पास, उनको अपनी कहानी सुनाते हैं। तो विद्यार्थी साहब क्या करते हैं, एक लेख लिखते हैं, ठीक है, जिसका नाम होता है चंपारण का अंधेरा, और इसे प्रकाशित कर दिया जाता है। इसके अलावा ये सलाह देते हैं राजकुमार शुक्ल को कि आप जाइए और गांधी जी से मिलिए, लखनऊ अधिवेशन होने वाला है। अगर गांधी जी आपकी सहायता कर देते हैं तो आपके क्षेत्र का समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये चुपचाप से चले जाते हैं गांधी जी से मिलने। तो अब थोड़ी बातें करते हैं हम लखनऊ अधिवेशन के बारे में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से नोट करते चले जाइएगा। बात है लखनऊ अधिवेशन का। अब लखनऊ अधिवेशन से कुछ बातें आएगी। सबसे पहले तो ये कि ये हुआ था 1916 में, ये आपको याद रखना है। अच्छा, लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था उसके बारे में और अगर थोड़ी सी बातें हम करें तो क्या क्या बातें होगा। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके बारे में थोड़ा मेंशन कर लीजिएगा। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार साहब थे इसके अध्यक्ष, ठीक है। अब लखनऊ अधिवेशन ऐसे भी फेमस है, क्यों, कारण क्या था, तो कारण ये था साहब कि लखनऊ अधिवेशन में ही गरम तथा नरम दल एक हो गए थे, है ना। आपको याद होगा सूरत अधिवेशन, अगर नहीं याद है तो मैं थोड़ा आपको याद दिलाता हूँ। सूरत अधिवेशन याद है। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था कि गरम दल और नरम दल अलग हुए थे 1907 में, और बात ये थी कि गरम दल वाले चाहते थे कि रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया जाए, और नरम दल वाले चाहते थे कि बनाया जाए किसको अध्यक्ष, लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। गरम दल चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बनेंगे, और नरम दल चाहते थे कि रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनेंगे, और फाइनली यहाँ पर रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया जाता है। और इससे नाराज होकर गरम दल वाले कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, और फाइनली 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसकी मदद से ये बातें पूछा जाएगा। तो यहाँ पर लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है कि आती है एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, और एक साहब रहते हैं जिनका नाम होता है तिलक साहब। इनके प्रयास से नरम दल और गरम दल एक हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इस समय सबसे प्रचलित कोई आदमी है तो वो है बाल गंगाधर तिलक साहब। तिलक साहब इतने प्रचलित हैं, इतने प्रचलित हैं कि गांधी जी अभी तो आए हैं दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को। तिलक साहब को देखने के लिए इस अधिवेशन में लगभग 2300 लोग शामिल हुए थे, और ये सबसे ज्यादा लोग अभी तक के अधिवेशन में शामिल होने वाले थे। और इसी समय गांधी जी को भी निमंत्रण दिया गया था आने के लिए। तो ये छोटी छोटी बातें जो है लखनऊ अधिवेशन से, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है, होता फाइनली ये है कि लखनऊ अधिवेशन को कंडक्ट कराया जाता है। किसको, लखनऊ अधिवेशन को आयोजित किया जाता है। और आयोजित होने के बाद यहीं पर आते हैं कौन, राजकुमार शुक्ल। तो ये बातें याद रखिएगा कि राजकुमार शुक्ल आएंगे और गांधी जी से निवेदन करेंगे और कहेंगे कि आप चंपारण आइए और चंपारण में लोगों की हालात को देखिए कि अंग्रेज किस कदर लोगों को परेशान करके रखे हैं। तो आपको तो पता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोखले साहब बोले थे, गांधी जी को सलाह दिए थे कि किसी भी हाल में अपना टांग किसी की चीजों में मत अड़ाना, शांति से मुंह बंद करके कान और आंख खोलकर पहले भारत का भ्रमण करना, उसके बाद जब सही लगे तो किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में कूदना। तो गांधी जी इस बातों को काफी हल्के में लिए थे जब राजकुमार शुक्ल उनको आमंत्रित किए थे चंपारण में। लेकिन राजकुमार शुक्ल गांधी जी के पीछे ही पड़ जाते हैं। गांधी जी राजकुमार शुक्ल को कहते हैं कि ठीक है, मैं चंपारण कभी छुट्टी मिले तो मैं आऊंगा, लेकिन राजकुमार शुक्ल पीछे पड़ जाते हैं और फाइनली गांधी जी हो जाते हैं तैयार।
तो जब गांधी जी तैयार होते हैं तो टाइम होता है 7 अप्रैल 1917, और इस समय राजकुमार शुक्ल साहब कलकत्ता के रास्ते से होते हुए गांधी जी को फाइनली पहुंचाते हैं चंपारण। और गांधी जी जब चंपारण पहुंचते हैं तो गांधी जी को रोका जाता है और कहा जाता है कि आप बाहरी व्यक्ति हैं, आप इस क्षेत्र में आके उपद्रव करना चाहते हैं, आप वापस लौट जाइए। लेकिन गांधी जी मानने वाले कहाँ थे? गांधी जी बोले कि मुझे अधिकारियों से मिलना है। और दुर्भाग्य की बात ये थी अंग्रेजों के लिए, और भारतीयों के लिए तो ये अच्छी बात थी, अंग्रेजों के लिए दुर्भाग्य की बात ये थी ना कि इस समय 1914 से लेके 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और इंग्लैंड वाले लोग काफ़ी परेशान थे। वो चाहते थे कि भारतीयों की सहायता हमें मिले। इस समय गरीब लोग और गरीब होते जा रहे थे, खाने के लिए अनाज नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। और इंग्लैंड वाले जो कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पर दबाव डाला जा रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए भारतीयों को युद्ध में शामिल करना है। और ये मेन कारण था कि अंग्रेज गांधी जी के सामने झुके थे, अन्यथा कोई मजाल नहीं था अंग्रेजों का कि गांधी जी के सामने उनको झुकना पड़ता। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया था गांधी जी का। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, गांधी जी मिलते हैं। गांधी जी किससे मिलते हैं? तो एक व्यक्ति होता है रांची के क्षेत्र का, और गांधी जी को रांची बुलाया जाता है, और फाइनली गांधी जी रांची पहुंचते हैं। और गांधी जी रांची पहुंचते हैं तो वहां पे होते हैं अल्बर्ट गेट, याद रखिएगा नाम होता है अल्बर्ट गेट। और ये गांधी जी से मिलते हैं। जब ये गांधी जी से मिलते हैं तो ये गांधी जी से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये समस्या जो धीरे धीरे फैलती जा रही है ना, इसे समाप्त करना है। और गांधी जी से बात करते करते बीच में ये निष्कर्ष निकलता है कि भैया एक समिति का गठन कर देना चाहिए। गांधी जी तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो यहीं पर अल्बर्ट गेट और गांधी जी के बीच संवाद के बाद एक कमेटी बनती है, जिस कमेटी का नाम होता है चंपारण एग्री रेन कमेटी। ये कमेटी की गठन की जाती है, और इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं फ्रैंक स्लाई। याद रखिएगा, इस कमेटी का अध्यक्ष जो बनाया जाता है वो किसे बनाया जाता है? तो फ्रैंक स्लाई को बनाया जाता है। फ्रैंक स्लाई को बनाया जाता है। और फ्रैंक स्लाई कहते हैं कि इस कमेटी का 2 दल होगा। एक दल जांच करेगा जमींदारों के पक्ष को, और एक दल जांच करेगा किसानों के पक्ष को। अब यहाँ पर जब 2 दल बनाया जाता है तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि हम सदस्य बने, लेकिन एक बनाया जाता है डी रूड को, जो जमींदारों के क्षेत्र तरफ से लड़ रहा था, और एक तरफ से लड़ रहे थे गांधी जी, और गांधी जी लड़ रहे थे किसानों की तरफ से। गांधी जी जाते हैं, मोतिहारी के गांव गांव घूमते हैं, लोगों से अंगूठा लगवाते हैं। और जमींदार यहाँ क्या कर रहे थे कि जमींदार अपना आदमी घुसा रहे थे भीड़ में, और कहते थे कि अच्छी अच्छी बातें कहना। लेकिन फाइनली कमेटी रिपोर्ट सौंपती है, और रिपोर्ट में पाया जाता है कि चंपारण के लोगों के साथ सच में बुरा व्यवहार किया जा रहा है। और जब ये बातें सामने आती है तो फाइनली चंपारण में जो गतिविधियां चल रही थी, नील आंदोलन चल रहा था, उसे पास कर दिया गया, और नील की खेती को पूर्णतः बंद कर दिया गया। और गांधी जी का पहला सफल आंदोलन ये साबित हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें जो मैं मेंशन किया हूँ, आप लोग नोट करते चले जाना। ठीक है, अब होता क्या है कि इसी दौरान एक छोटी सी घटना होती है गांधी के साथ। गांधी जी के साथ होता क्या है, तो बात कुछ ऐसी है कि उस समय उस क्षेत्र का एक अधिकारी होता है जिसका नाम होता है इरविन। अच्छा, ये लॉर्ड इरविन नहीं है, ये समझना। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल जो था वो 1926 से लेके 1931 था। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसका? चंपारण का, यानी कितना? 1917 का, है ना। तो यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिसका नाम है इरविन। ये क्या करते हैं, गांधी जी को इनविटेशन देते हैं खाने पे, लेकिन गांधी जी नहीं जाते हैं। और गांधी जी का हुजूम गांधी जी के साथ रहता है। पता है, जब चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थन जब गांधी जी को मिलने लगा ना, तो जो बिहार के कुछ तथाकथित आंदोलनकारी जो थे ना, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसे मजरूल हक, ये सारे गांधी जी के साथ आ गए।
और अपना समर्थन देने के चक्कर में, यानी अपने आप को क्या कहते हैं, फेमस करने के लिए गांधी जी के साथ आ गए। तो गांधी जी को जब इनविटेशन दिया गया तो गांधी जी नहीं गए, लेकिन बाद में इरविन क्या करता है, गांधी जी को बुलाता है दूध पीने के लिए, और दूध पीने के बहाने गांधी जी को मारने का प्लान बनाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी को मारने की कोशिश कौन करता है। तो इरविन का एक नौकर था जिसका नाम था वक्त खां, और ये नौकर यानी रसोइया, नौकर नहीं कह सकते हैं, रसोइया, इरविन इनको बोलता है कि आप गांधी जी के दूध में जहर मिला देना। लेकिन ये वक्त खां क्या करता है, भरी सभा में ये बात सबके सामने कह देता है। तो फाइनली गांधी जी का जान जाते जाते बच गया यहाँ पे, और गांधी जी सही सलामत रह गए। अब कंडीशन कुछ ऐसी आती है कि ये गांधी जी का एक सफल आंदोलन हो गया, और इसके बाद ये ऐलान किया जाता है कि किसानों को 25% मुआवजा दे दिया जाए। ठीक है, जो किसानों से वसूला गया है ना पैसा, उसका 25% मुआवजा किसानों को दे दिया जाए। तो 25% मुआवजा मिलता है। और एक लास्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये बातें आप मेंशन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन देता है कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन था, तो यही था। दूसरा क्वेश्चन हम कल देखेंगे कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला भूख हड़ताल कौन था, तो वो होगा अहमदाबाद मील मजदूर। ये पहला भूख हड़ताल हुआ गांधी जी का। और एक और पूछेगा कि ये तो मील मजदूर है, एक पूछेगा खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह जो था वो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला असहयोग आंदोलन था। तो ये तीनों बातें एक एक करके पूछा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो आज हमारा था चंपारण आंदोलन। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैं इसको 3 पार्ट में बताया था। पहले नील की खेती क्या थी, तिनकठिया व्यवस्था क्या था, राजकुमार शुक्ल का क्या रोल था, लखनऊ अधिवेशन क्या रहा, गांधी जी का रोल क्या था, और फाइनली गांधी जी सफल रहे। और सफलता मिलने के बाद गांधी जी फिर 2 आंदोलन और करेंगे। एक होगा अहमदाबाद मील मजदूर और दूसरा होगा खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के क्षेत्र में 1918 में। और बैक टू बैक दोनों गांधी जी सफल रहेंगे दोनों आंदोलन में। तो इसके बारे में बात करेंगे हम अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए। जाते जाते मैं एक क्वेश्चन आपको देता जा रहा हूँ, चंपारण के उस जमींदार का नाम बताइए जिससे सभी लोग काफी डरते थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।